हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमी काउंसिल। जैसा आप देख सकते हैं, जेक बोर्ड झारखंड अधिविद्य परिषद जेक बोर्ड का जो एनुअल इंटरमीडिएट का एग्जाम यानी क्लास 12 का जो एग्जाम 2022 में हुआ था टर्म 1, क्योंकि आपको पता है 2022 में टर्म 1 और टर्म 2 था। तो 2022 में जो एग्जाम हुआ था झारखंड एकेडमी काउंसिल का, उसमें जो बिजनेस स्टडी का एग्जाम हुआ था एमसीक्यू में, उसमें जो 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, उस 40 नंबर का क्वेश्चन को करेंगे। क्योंकि आप सबको पता है, मैंने हमेशा बोला है कि झारखंड एकेडमी काउंसिल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी पूछता है। तो आप बोलोगे कि सर ये तो टर्म 1 का क्वेश्चन है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टर्म 1 का है या टर्म 2 का। तो आप 2022 और 2021 का जो एमसीक्यूज है वो जरूर सोल्व करके जाइएगा, और इस साल के जो मॉडल पेपर होंगे उसको भी सोल्व कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, एग्जाम में आपके एमसीक्यूज लड़ने के जो चांसेस होंगे वो 100% श्योर हो जाएंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उसका लिंक वीडियो के आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के आप सारे सब्जेक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। चलो, अब जो बीएसटी का जो भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, आप अगर मैंने आपको बिजनेस स्टडी पूरे डिटेल में अच्छा से पढ़ाया है, अगर आप अच्छे से एमसीक्यूज को पढ़ रखे हैं और जो भी मैं बताता हूं अगर आपने उन्हें ध्यान से सुना है, तो ये जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से 100 का 100% क्वेश्चन आप लोग जो है वो सही सही बनाओगे। ठीक है, चलो समय नहीं गवाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, इसको छोड़ देते हैं। ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोल रहा है? बोल रहा है ट्रेनिंग इज ... प्रोसेस। बोला गया है प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है। तो याद रखना कि जब कभी भी ट्रेनिंग किया जाता है तो ट्रेनिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि ट्रेनिंग जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे जैसे नया एम्प्लॉयज लोग आता जाएगा वैसे वैसे ट्रेनिंग जो है वो होता जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में जहां पे टिक लगा हुआ है, जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन सही है। मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वो क्वेश्चन को चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग क्या है भाई? तो बेसिकली ट्रेनिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि ट्रेनिंग जो है वो हमेशा चलता रहता है। समझ में आ गया? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया है द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई। बोला गया है प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। ये मैंने आपको इससे पहले के लास्ट वीडियो में ही मैंने आप लोगों को मैनेजमेंट के क्वेश्चन में बताया था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किस पे लागू होता है। वो लागू होता है सेलर बिवेयर रूल, यानी कि विक्रेता की सावधानी का नियम बताता है सामाजिक उत्तरदायित्व। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे लागू होता है? तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू होता है आपका सेलर की सावधानी पे। ठीक है, आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बोला गया 3 नंबर पे असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी इज द प्राइमरी आर्ट ऑफ। असाइनमेंट एंड अथॉरिटी इज ए प्राइमरी आर्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। यहां आंसर ध्यान से देख लेना कि असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी जो है वो किसका प्राइमरी आर्ट है, प्राइमरी काम है। तो असाइनमेंट देना, अथॉरिटी को असाइनमेंट में देना, ये कोऑर्डिनेशन का काम होता है। ठीक है, आया समझ में? चलो इसको हिंदी में देखते हैं। बोला गया है अधिकार सौंपना ... की प्राथमिक कला है। किसकी प्राथमिक कला है? तो समन्वय, कोऑर्डिनेशन का ये प्राथमिक कला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे बोल रहा है इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी इज। बोला गया है अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ता होती है। मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो 2 तरीके का होता है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी होता है वो अथॉरिटी किस तरीके का होता है? तो अथॉरिटी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ रहता है, यानी कि समान रूप से वितरित रहता है। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी क्या होता है? वितरित रहता है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी क्या होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी सेंटर्ड होता है, यानी डाउनवर्ड होता है, ऊपर से नीचे आता है। कौन से ऑर्गेनाइजेशन में? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, आया समझ में? चलो 4 हो गया। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। यहां से कौन जो है वो डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में अच्छा से बताता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है कि जो वर्क होता है उसको छोटे छोटे टास्क में बांट दिया जाना चाहिए। जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का वर्क होगा उस वर्क को छोटे छोटे टास्क में बांट देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। तो 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, हिंदी वाले लोग देख लो। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो वो वर्णन करता है कि जो भी कार्य है उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाना चाहिए। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे बोल रहा है डॉट 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 इज ए मेंटल प्रोसेस। डॉट 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 एक मानसिक कार्य है, तो याद रखना प्रोडक्शन इज ए मेंटल प्रोसेस, यानी उत्पादन करना एक मानसिक कार्य होता है, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारा आइडियाज लगाना पड़ता है, प्रोडक्शन करने के लिए कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए प्रोडक्शन जो है वो एक तरीके का आपका मेंटल प्रोसेस है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे बोल रहा है क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्टेप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके प्रोसेस का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, तो याद रखना ऑर्गेनाइजेशन का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है आपका आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि काम को पहचानना और लोगों के बीच काम को बांट देना। ठीक है, इसी को देखो हिंदी में क्या बोला गया है, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रक्रिया का प्रथम चरण है, तो ये प्रथम चरण है कार्य की पहचान करना एवं उनका विभाजन करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। यहां से कौन जो है वो प्लानिंग का लिमिटेशन है, तो देखो प्लानिंग, पहला ऑप्शन प्लानिंग इज ए जनरली बाइट्स एंड टाइम कंज्यूमिंग। जो प्लानिंग होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो सही है ये क्वेश्चन, क्यों ये ऑप्शन, क्योंकि जो प्लानिंग होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और टाइम कंज्यूमिंग उसका लिमिटेशन है। इसके बाद प्लानिंग इज ए गोल ओरिएंटेटेड, प्लानिंग इनेबल्स यू अस टू फोकस फेस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, प्लानिंग इंप्रूव्स कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ। तो ये जो 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर है ये प्लानिंग के फीचर्स को बताता है। किसको बताता है? प्लानिंग का फीचर्स, ये लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है और बाकी तीनों इसका फीचर्स को बताता है। हिंदी में बोला निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की एक सीमा है, तो नियोजन की एक सीमा है नियोजन सामान्यतः पक्षपात पूर्ण और समय खपत करने वाला होता है, और बाकी सब ये तीनों जो है वो तीनों उसका किस चीज को बताता है, तीनों नियोजन के विशेषताओं को बताता है। ठीक है, आगे समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। 8 हो गया, 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलो 9 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द टेलर एंड फ्यूल। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट टेलर और फ्यूल के लिए गलत है? सबसे पहला बोल रहा है टेलर वाज ए माइनिंग इंजीनियर वेयर, फ्यूल इज ए माइनिंग इंजीनियर वेयर, टेलर वाज ए मैकेनिकल इंजीनियर। फ्यूल एक माइनिंग इंजीनियर थे और जबकि टेलर जो थे एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। ये ट्रू है, ये सही है। बोल रहा है कौन गलत है, ये ट्रू है। ऑप्शन बी फ्यूल्स प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इन ए स्पेशलाइज्ड सिचुएशन वेयर एज टेलर्स प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। नो, ये फॉल्स है, ये गलत है। 3 नंबर फ्यूल्स प्रिंसिपल्स वेयर फॉर्म्ड थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंसेस वेयर टेलर्स प्रिंसिपल्स वेयर फॉर्म्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। यस, ये सही है। 4 नंबर टेलर्स प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट वेयर एज टेलर्स प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एट द शॉप फ्लोर। बिल्कुल ये भी ट्रू है। तो पूछा गया है कि कौन फॉल्स है, तो फॉल्स है ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हिंदी वाले का क्वेश्चन देखो ये है, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कम्स अंडर डॉट 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 मैनेजमेंट। संचालक मंडल डॉट 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 प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। तो हम आप लोगों को लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताए थे कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो टॉप लेवल पे आता है, यानी उच्च स्तरीय प्रबंध पे आता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 11th बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। यहां से कौन जो है वो भरार्पण का महत्व नहीं है। तो याद रखना जब कभी भी किसी भी पर्सन को बीच डेलीगेशन किया जाता है तो डेलीगेशन करने से सबसे पहला मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, तालमेल होता है, बिल्कुल होता है। रिडक्शन इन एग्जीक्यूटिव बर्डन, एग्जीक्यूटिव का काम का भार कम होता है, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन 3 पे जो बोला है डिक्रीज इन मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट्स, तो नहीं, इससे सबऑर्डिनेट्स का मोरल डिक्रीज नहीं होता है बल्कि उनका मोरल क्या होता है, इंक्रीज होता है इससे। तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि कौन इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ऑप्शन 3 इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, और बाकी सब इसका इंपॉर्टेंस है। वही हिंदी पे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा भरार्पण का महत्व नहीं है, तो अधीनस्थों के मनोबल में कमी होना, ये उसका महत्व नहीं होता है। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट रिटेन बाय F.W. टेलर वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? ये पब्लिश्ड हुआ था आपका 1911 को। याद रखना, F.W. टेलर ने एक बुक लिखा था जिनका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसी बुक के कारण F.W. टेलर को द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। ये बुक पब्लिश हुआ था 1911 पे, लेकिन ये जो इंट्रोड्यूस का जिक्र करेगा तो इंट्रोड्यूस हुआ था ये 1913 को। तो डेट याद रखना, ठीक है, पब्लिश और इंट्रोड्यूस। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग? यहां से कौन ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रशिक्षण का महत्व नहीं है? ऑप्शन ए, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। क्या ट्रेनिंग करने से प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि ट्रेनिंग करने से आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, तो ये तो उसका इंपॉर्टेंस हो गया। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस को अच्छा से यूज करना, बिल्कुल कर सकते हैं। डिक्रीज इन लेबर्स प्रॉब्लम्स, कर्मचारियों की समस्याओं को कम करना, बिल्कुल। लेकिन ऑप्शन 3 नंबर, इंक्रीज इन इंसिडेंट, यानी घटनाओं का बढ़ जाना, ये नहीं होता है, बल्कि ट्रेनिंग करने से इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स कम हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, यानी दुर्घटना में वृद्धि, यह प्रशिक्षण से नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन 13 का क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, थोड़ा ऊपर, हाँ चलो 14 नंबर पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज करेक्ट। तो करेक्ट ऑर्डर है कि सबसे पहले रिक्रूटमेंट यानी भर्ती होता है, फिर चयन होता है, फिर प्रशिक्षण, यानी सबसे पहले रिक्रूटमेंट होता है, फिर सिलेक्शन होता है, इसके बाद जो है वो ट्रेनिंग किया जाता है। ठीक है, आगे समझ में। चलो 14 हो गया। 14 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बोला गया है बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स आर। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटे में होती है। कोई भी अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट से काम करता है, यानी कि मशीन को यूज करता है, तो उससे काम करने का घंटा जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, सपोज कर लो कि अगर आप कपड़ा सिलाई करते हैं और कपड़ा सिलाई करने के लिए अगर आप सुई धागा का यूज करते हैं, तो सपोज कर लो कि 10 कपड़ा को सीने में आपको मान लो 5 घंटा लगा। 10 कपड़े को सीने में कितना घंटा लगा? 5 घंटा। कल को अगर जब आपके पास सिलाई मशीन होगा तो क्या 10 कपड़े को सीने में 5 घंटा ही लगेगा? नहीं, 10 कपड़े को सीने में 1 घंटा लगेगा। यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट से जब आप कोई भी काम करते हैं तो उससे आपका काम करने का समय जो है वो कम हो जाता है, यानी काम करने का समय डिक्रीज हो जाता है, और आपका जो प्रोडक्शन है, क्या है आपका प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। प्रोडक्शन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलो 15 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, थोड़ा सा ऊपर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 पे बोल रहा है शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू ए पोजीशन इन विच अथॉरिटीज आर इंक्रीज्ड इज कॉल्ड। बोला गया है किसी व्यक्ति का उच्च अधिकार के पद पर हस्तांतरण को ... कहा जाता है। सपोज कर लो अगर कोई पर्सन किसी टॉप मिडिल लेवल पे काम करता था, वो मिडिल लेवल से टॉप लेवल में चला गया, या तो फिर लोअर लेवल में काम करता था, लोअर लेवल से मिडिल लेवल में चला गया, यानी जिस पोजीशन पे वो काम करता था उससे ऊपर वाले पोजीशन पे आ गया, तो इसको बोला जाता है प्रमोशन। क्या बोला जाता है? प्रमोशन, यानी कि पदोन्नति। और जिस पोजीशन पे काम कर रहा था अगर वो उससे नीचे आ जाता तो उसको डिमोशन बोला जाता। ठीक है, तो ये ऊपर चला गया तो उसको क्या बोला जाता है? प्रमोशन। ठीक है, 16 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। ... डिपेंड ऑन द विलिंगनेस ऑफ द एम्प्लॉय। कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे तरह से कर्मचारियों पर डिपेंड करता है वो कहलाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अनौपचारिक संगठन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, इसलिए अच्छे से देखना और समझना। ऑप्शन 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया है स्टाफिंग इज। क्या स्टाफिंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है? बिल्कुल। फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयज मैनेजमेंट का फंक्शन है? बिल्कुल। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल, सब है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, तो 18 का आंसर क्या होगा आपका? ये 18 है, 18 का आंसर होगा आपका डी। ठीक है, 19 नंबर, टू मेक डेलीगेशन इफेक्टिव इट इज नेसेसरी दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते ताकि हिंदी में भी दिखा सके। बोला गया है अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्वों के साथ साथ ... का भी अंतरण हो।
यानी अगर आप इफेक्टिवली डेलीगेशन चाहते हो तो इफेक्टिवली डेलीगेशन के साथ साथ अगर आप किसी को कोई डेलीगेशन दे रहे हो तो उससे रिलेटेड उसको अथॉरिटी यानी कि अधिकार भी दिया जाना चाहिए। अगर मान लो काम करने का राइट्स अगर मिलता है, अथॉरिटी अगर मिलता है, तो कोई भी पर्सन अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो डेलीगेशन अच्छा से तभी होगा जब उसके साथ साथ अथॉरिटी भी उसको मिला जाए, ठीक है। और ये हम आप लोगों को डिटेल्ड में बताए हैं पहले भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर, ट्रेनिंग करने का मेथड्स होता है, प्रशिक्षण की विधियां है, ट्रेनिंग करने का जॉब रोटेशन ट्रेनिंग भी होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी होता है, अप्रेंटिस ट्रेनिंग भी होता है, तीनों होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। कार्य बदली प्रशिक्षण भी होता है, कार्य पर प्रशिक्षण भी होता है, और प्रशिक्षुता प्रशिक्षण भी होता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। ये सब तरीके का ट्रेनिंग दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। बोला गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, मानव संसाधन प्रबंधन में सम्मिलित है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे रिक्रूटमेंट भर्ती भी आता है, सिलेक्शन चयन भी आता है, ट्रेनिंग यानी कि आपका प्रशिक्षण भी आता है। तो ये सब आता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस डेलीगेशन ऑफ ... टू सबऑर्डिनेट्स, यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है कि उन लोगों को वर्क दो और वर्क के साथ साथ उससे रिलेटेड अथॉरिटी भी दिया जाना चाहिए। अधिकार के भरर्पण से आशय है अधीनस्थों को कार्य एवं संबंधित अधिकारों का भरर्पण करना। तो 22 का आंसर होगा आपका 4, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज, बोला गया है डेवलपमेंट का क्या उद्देश्य है, डेवलपमेंट क्यों किया जाता है। इंक्रीज इन नॉलेज, नॉलेज को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल नॉलेज को बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट होता है। बेटर परफॉर्मेंस के लिए डेवलपमेंट किया जाता है। अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रमोशन के लिए डेवलपमेंट किया जाता है, बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर होगा 4, क्योंकि तीनों आंसर सही है। वही बोला गया है विकास का उद्देश्य होता है इनमें से सभी, सब करना विकास का उद्देश्य होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 एन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय, बोला गया है उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है। तो एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है, यानी कि उच्चतम प्रबंधन का होता है। इसी को यह जिम्मा होता है कि वो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करे, ठीक है। तो 24 का आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। बोला गया है प्लानिंग इन्वॉल्व्स, नियोजन में सम्मिलित है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हु टू डू, हाउ टू डू, बिल्कुल सही। ऑल ऑफ दिस, नियोजन शामिल है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इन सभी को ही तो नियोजन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। 25 हो गया। 26 नंबर, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर। हम ये चीज आप लोगों को डिटेल्ड में पढ़ाए थे कि जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य हैं। तो याद रखने का तरीका बताए थे। जॉर्ज एक लेटर है, आर एक लेटर, टेरी आर एक लेटर, तो टोटल 3 लेटर हुआ। इसमें एक लेटर ऐड कर देना तो 4 लेटर हो गया। तो जॉर्ज आर टेरी के रिगार्डिंग प्रबंध के कितने कार्य हैं, 4। अच्छा, इसी के जगह अगर कुंटज एन ओ डोनेल बोलता, अकॉर्डिंग टू कुंटज एन ओडोनेल हाउ मेनी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो कुंटज एंड ओडोनेल 4 नाम है, 4 लेटर है। तो 4 लेटर में एक लेटर जोड़ के 5 बनता। तो अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओडोनेल 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता, ठीक है। चलो आगे 27 नंबर, प्लानिंग इज द ... स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग मैनेजमेंट का कौन सा स्टेप है, सबसे पहला स्टेप, नियोजन प्रबंध का पहला चरण होता है। सबसे पहले प्लानिंग किया जाता है, प्लानिंग करने के बाद आपका ऑर्गेनाइजिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद आपका स्टाफिंग आता है, स्टाफिंग करने के बाद आपका डायरेक्टिंग आता है, डायरेक्टिंग करने के बाद लास्ट में कंट्रोलिंग आता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्लानिंग किया जाता है। आगे 28 नंबर, मैनेजमेंट इन इंडिया इज, इंडिया में मैनेजमेंट का होना नेसेसरी है। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट में इफेक्टिव मैनेजमेंट का होना इंडिया में बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि इंडिया के पास कई सारे रिसोर्सेस हैं, लेकिन फिर भी इंडिया जो है वो अभी तक डेवलप नहीं किया है। भारत के लिए प्रबंध का होना आवश्यक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, वेजेस गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर। पुराने समय में परंपरागत तरीके से जब परंपरागत प्रबंध चलता था तो उस समय जो लेबर्स को जो वेजेस दिया जाता था वो कम दिया जाता था, मतलब मिनिमम दिया जाता था। और साइंटिफिक मैनेजमेंट में अभी मैक्सिमम दिया जाता है। कौन से मैनेजमेंट में, साइंटिफिक मैनेजमेंट पे। तो परंपरागत प्रबंध में कर्मचारियों को मजदूरी दी जाती थी न्यूनतम यानी कि कम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30,
द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्मुलेटेड, बोला गया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे बनता है, इन लेबोरेटरी में नहीं, इन एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर्स नहीं, नन ऑफ दिस नहीं, ये बनता है आपका बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस से जो है ये आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनता है। प्रबंध के सिद्धांत की रचना की जाती है प्रबंधकों के अनुभव के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो रिक्रूटमेंट करने का दो सोर्सेस होता है, दो तरीके से भर्ती किया जा सकता है, एक होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट, इंटरनल, और एक होता है आपका एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब लोगों को काम पे रखा जाता है तो दो तरीके से रखा जा सकता है, या तो अंदर के लोगों को ही काम पे रख दिए या बाहर से लोगों को काम पे बुलाए। ठीक है, तो देखो ये हो गया प्रमोशन करना, ये हो गया ट्रांसफर करना, और ये जो सर्विस एक्सटेंशन करना, ये तीनों ही 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर, ये तीनों ही इंटरनल रिसोर्सेस होता है। क्योंकि देखो ट्रांसफर कर रहे हैं तो उन्हीं एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहा है, प्रमोशन उसी का कर सकते हैं जो पहले से काम कर रहा है, सर्विस एक्सटेंशन सर्विस पीरियड बढ़ा सकते हैं उन्हीं लोगों का जो पहले से काम कर रहा है। तो 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर ये तीनों ही इंटरनल रिसोर्सेस है। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बाहर के कर्मचारियों को बुलाएं काम के लिए और अदला बदली कर दिए, ठीक है, तो ये कहलाता है एक्सटर्नल रिसोर्सेस। तो बोल रहा है एक्सटर्नल रिसोर्सेस पूछ रहा है, हाँ तो एक्सटर्नल रिसोर्सेस इसका होगा ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, आया समझ में। निम्नलिखित में से कौन सा भर्ती का बाह्य स्रोत है, तो रोजगार कार्यालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 नंबर पे बोल रहा है मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपेंड्स, मैनेजमेंट जो है वो अपने आप विकास होगा, और मैनेजमेंट अपने आप विकास तब होगा जब लोगों के बीच क्या किया जाए, उन लोगों के बीच हम लोग थ्रू डेलीगेशन, उन लोगों के बीच क्या बांट देंगे, डेलीगेशन बांट देंगे। तो डेलीगेशन होने से वो लोग क्या होगा, अपने आप जो है वो लोग डेवलप करता जाएगा। प्रबंध का स्वतः विकास होता है भरार्पण के द्वारा। तो 32 का आंसर होगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बोला गया है फॉर इफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज, बोला गया है अच्छे से डायरेक्शन चले इसके लिए मोटिवेशन करना नेसेसरी है, मोटिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण का होना आवश्यक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। हाँ, बोला गया है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क अथॉरिटी कैनॉट बी डेलीकेटेड, किस तरीके का वर्क को जो है वो दूसरों को नहीं दिया जा सकता है, तो सीक्रेट वर्क जो भी गुप्त कार्य होते हैं उसको दूसरों को दिया नहीं जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, गुप्त कार्य ये दूसरों को दिया नहीं जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पॉलिसी डिटर्मिनेशन इज ए वर्क ऑफ, हम बताए थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी बनाने का काम हाई लेवल मैनेजमेंट यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, पॉलिसी बनाने का काम। नीति निर्धारण का कार्य उच्च स्तरीय प्रबंध का होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसी बनाने का काम करता है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि वो संपूर्ण नहीं है। वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत क्या नहीं है, संपूर्ण, एब्सोल्यूट नहीं है। हम इसके लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताए थे इस चीज के बारे में। ठीक है, तो क्या नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। एम्प्लॉइज ट्रेनिंग इज, एम्प्लॉय लोगों का ट्रेनिंग करना नेसेसरी होता है, कर्मचारियों का प्रशिक्षण करना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो वो लोग काम अच्छा से नहीं सीख पाएगा। बोला गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, साइंटिफिक मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या बोथ है, तो बच्चा साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है। लेकिन अगर सिर्फ बोलता कि मैनेजमेंट इज, तब मैनेजमेंट को बोलते कि आर्ट एंड साइंस बोथ है, लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो साइंस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 बोला गया है विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। हम ये आप लोगों को प्लानिंग का चैप्टर जब पढ़ाए हैं उसमें बताए हैं कि प्लानिंग का सबसे लास्ट चैप्टर होता है फॉलो अप करना, यानी अनुवर्तन करना, और बोले थे इसको याद रखना। ठीक है, अनुवर्तन करना। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है प्लानिंग इज, प्लानिंग होता है फ्यूचर के लिए, नियोजन का संबंध किसके लिए होता है, भविष्य के लिए होता है। तो आई होप सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो भी दिक्कत डाउट परेशानी है बेझिझक कमेंट करके बता देना मुझे। हम लोग 2022 के भी सारे क्वेश्चंस को करेंगे और 2021 के भी सारे क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे हम सभी एग्जाम्स के लिए जो है वो बेटर तरीके से प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, चलो टेक केयर।